हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम हमारे कृतिका के लेसन सेकंड जॉर्ज पंचम की नाक को पढ़ेंगे, जिसके लेखक कमलेश्वर जी हैं। जॉर्ज पंचम के बारे में देखें। जॉर्ज फ्रेडरिक अर्नेस्ट अल्बर्ट 3 जून 1865 से 20 जनवरी 1936 तक प्रथम ब्रिटिश शासक थे जो विंडसर राजघराने से संबंधित थे। यूनाइटेड किंगडम एवं अन्य राष्ट्रमंडल समूह के महाराजा होने के साथ साथ जॉर्ज भारत के सम्राट एवं स्वतंत्र आयरिश राज्य के राजा भी थे। हाँ जी, हमारा लेसन देखिए। जॉर्ज पंचम की नाक, ये जो नाक दिखाई हुई है, यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय में अपने पति के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज़ लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां की जा रही हैं। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी क्या पहनेगी, और उनका सेक्रेटरी और जासूस भी उनके पहले से ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। आखिर कोई मजाक तो था नहीं। जमाना चूंकि नया था, फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयारी कर रही थी। इंग्लैंड के अखबारों की कतर ने हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगवाया गया है कि करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी, प्रिंस फिलिप के कारनामे भी छपे, और तो और उनके नौकर, बावर्ची, खानसामे और अंगरक्षक की पूरी पूरी जीवनियाँ देखने में आई। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छप गई थी। बड़ी धूमधाम थी, बड़ा शोर शराबा था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान से आ रही थी। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल गई थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपये की रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, कुछ क्या बहुत कुछ होना चाहिए, जिसके बावर्ची पहले ही महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उसकी शान शौकत के क्या कहने। और वही रानी दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेसाख्ता मुंह से निकल गया, वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। और देखते देखते नई दिल्ली की काया पलट होने लगी। और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई, इमारतों ने नाजनीनों की तरह श्रृंगार किया, अर्थात दुल्हनों की तरह सभी पूरा शहर सज गया। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी कि वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, पर सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद भी थी। जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक ही नहीं थी। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, इस नाक की एक लंबी दास्तान है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे। किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया गया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी, अखबारों के पन्ने रंग गए थे। बहसें इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में और कुछ विपक्ष में। ज़्यादातर लोग चुप थे, खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। यह आंदोलन चल ही रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार भी तैनात कर दिए गए थे। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए, उन्होंने शानो शौकत के साथ उतारकर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा। उसी जमाने में यह हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एक दिन अचानक गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। रानी आए और नाक न हो, यह एक परेशानी का कारण बन गई। बड़ी सरगर्मी शुरू हो गई। देश के खैर ख्वाहों की एक मीटिंग भी बुलाई गई और मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। वहाँ सभी सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रहेगी। उच्च स्तर पर मशवरे किए गए, दिमाग खरोंचे गए और तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत जरूरी है। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वह फौरन दिल्ली में हाजिर हो। मूर्तिकार यूं तो एक कलाकार था, पर जरा पैसे से लाचार था, अर्थात गरीब था। आते ही उसने हुक्कामों के चेहरे देखे। अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर, कुछ लटके थे, कुछ उदास थे और कुछ बदहवास थे। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में भी आंसू आ गए। तभी एक आवाज़ सुनाई दी, मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब और कहाँ बनी थी, इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। एक की नज़र ने दूसरे से कहा सभी हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ देखा। एक की नज़र ने दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। खैर, मसला हल हुआ। एक क्लर्क को फ़ोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम भी दे दिया गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए, पर कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान किया, सर मेरी खता माफ़ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं।
हुक्कामों के चेहरों पर उदासी के बादल छा गए। एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे यह काम दे दिया गया कि जैसे भी हो यह काम होना ही चाहिए और इस नाक का दारोमदार आप पर ही है। आखिर मूर्तिकार को फिर दोबारा बुलाया गया। उसने मसला हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आ गई। सभापति ने चलते चलते घमंड से कहा, ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं? हर चीज़ इस देश के गर्भ में छिपी है। ज़रूरत है सिर्फ खोज करने की। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। यह छोटा सा भाषण फौरन ही अखबारों में छप गया। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वह हताश लौटा। उसके चेहरे पर लानत बरसी थी। उसने सिर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खो डाला, पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। यह पत्थर विदेशी है। सभापति ने गुस्से में आकर कहा, लानत है आपकी अकल पर। विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं, दिल दिमाग, तौर तरीके और रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता? मूर्तिकार चुपचाप खड़ा था। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूँगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह अखबार वालों तक न पहुँचे। सभापति की आंखों में भी चमक आ गई। चपरासी को हुक्म हुआ। चपरासी को बोला गया कि सब कमरे के सब दरवाजे बंद कर दो। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां हैं। अगर आपकी इजाज़त हो तो आप लोग ठीक समझे तो मेरा मतलब है कि जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतारा जाए। सब ने सबकी तरफ देखा। सबकी आंखों में एक पल की बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीरे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से। और मूर्तिकार फिर देश के दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से वह बम्बई पहुंचा। दादाबाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कवसजी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली, नापी और गुजरात की ओर भागा। सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को भी परखा गया और बंगाल की ओर चला। गुरुदेव रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस और राजा राम मोहन राय आदि सभी को देखा। नाप जोक की और बिहार की तरफ चला गया। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा। सत्यमूर्ति को भी देखा और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा किया। फिर वह पंजाब पहुंचा। वहां लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों से भी सामना हुआ। आखिर दिल्ली पहुंच ही गया और उसने अपनी मुश्किल बयान की। पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कराया, सब मूर्तियां दिखाया, सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब बड़ी नाक निकली। सुनकर सब हैरान हो गए और झुंझलाने लगे। मूर्तिकार ने हौसला बंधाते हुए आगे कहा, सुना है कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की नाक को नापा जाए। शायद बच्चों की नाक ही उस पर फिट बैठ जाए। यह सोचकर वहां भी पहुंचा, पर उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी बैठती हैं। अब बताइए मैं क्या करूं? राजधानी में सब तैयारियां थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मल मल कर नहलाया गया, रोगन लगाया गया, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक ही नहीं थी। बात फिर बड़े हुक्कामों तक पहुंच गई। बड़ी खलबली मची। अगर जॉर्ज पंचम के नाक न लग पाई तो रानी का स्वागत करने का क्या मतलब? यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात हुई। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में कौंधा और उसने अपनी पहली शर्त दोहराई। शर्त बताते हुए उसने कहा, जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। चूंकि नाक लगना एकदम जरूरी था, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों में खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं? यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाज़त चाहिए। कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाज़त दे दी गई। अखबारों में सिर्फ इतना ही छापा गया कि नाक का मसला हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग गई है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती की गई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, उसकी रवाब निकाली गई और ताज़ा पानी डाला गया, ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने न पाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी। वह सब तैयारियां भीतर ही भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हुए हल से परेशान था। जिंदा नाक लाने के लिए उसे कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी, वह भी उसे दे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक खास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। और वह दिन आ गया। जॉर्ज पंचम के नाक लग गई। सब अखबारों में खबरें छपी कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी। उस दिन देश में कहीं भी किसी भी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का कोई स्वागत नहीं हुआ था, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का ताज़ा चित्र भी कहीं नहीं छपा था। सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी और वह भी बुत के लिए।